पिछली क्लास में मैंने विचित्र पाठक लेसन आधा पढ़ाया था, बाकी भाग आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ओपन योर बुक, लेसन नंबर 9 पेज नंबर 52। लास्ट लाइन से मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। उससे पिंड छुड़ाने की एक और कोशिश करते हुए जरा तेजी से आगे की ओर लपका। जो लेखक था ना, उसके पीछे विचित्र पाठक था। विचित्र पाठक उससे जो साहित्य के उद्देश्य के बारे में जानना चाहता था, तो और उसके से साहित्य के बारे में, साहित्य के उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता था। तो लेखक को उससे एक तरह से क्या थी, खींच आ रही थी, लेकिन वो जो है क्या कर रहा था, एक बनावटी जो है व्यवहार उसके साथ में कर रहा था। लेकिन वह पीछे न रहा, साथ चलते हुए शांत भाव से बोला, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ। एकाएक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है। विचित्र पाठक ने किससे कहा? लेखक से। कहो तो मैं कोशिश करूं। क्या बोला? मैं कोशिश करता हूँ। भाई तुम्हें अगर बात कहना नहीं आ रहा है, तुम उसके बारे में नहीं बता सकते, तो मैं कोशिश करता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस बात से तुम सहमत होंगे अगर मैं कहूँ कि, बच्चों यहाँ से अंडरलाइन करो, साहित्य का उद्देश्य खुद अपने को जानने में इंसान की मदद करना, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ बनाना और सत्यान्वेषण को सहारा देना, लोगों की अच्छाई का उद्घाटन करना और सौंदर्य की पवित्र भावना से उसके जीवन को शुभ बनाना। यानी साहित्य का उद्देश्य से लेकर बनाना, यहाँ तक आप अंडरलाइन करो। क्यों, इतना क्यों मानते हो? हाँ, मैंने कहा यह तो सभी मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य लोगों को और अच्छा बनाना है। तब देखो ना, लेखक के रूप में तुम कितने ऊंचे उद्देश्य के काम करते हो। तुम लेखक हो, कितना उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य है तुम्हारा, लेकिन उस उद्देश्य में तुम खरे नहीं उतर रहे हो। मेरे साथी ने गंभीरता के साथ अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, फिर अपनी वह तीखी हंसी हंसने लगा। हो, कौन सा अजीब पाठक, ये मुझे बड़ा अपमानजनक लगा। अगर किसी व्यक्ति के सामने उसको सामने हंस रहे तो उसको अजीब लगेगा। दुख और खीज से चीख उठा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? लेखक परेशान हो गया, चिल्ला गया, कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? आओ थोड़ी देर बाद में चलकर बैठते हैं। उसने फिर एक हल्की हंसी हंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहा। लेखक को खींच लिया उसने। मैंने बिना एक शब्द कहे अपने साथी की ओर देखा। उसके व्यवहार ने मुझे चक्कर में डाल दिया। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला मालूम होता। उसको लगा इसका शायद स्क्रू ढीला है, कुछ पागल है थोड़ा ये। मैंने सोचा उसके व्यवहार की इस व्याख्या से अपने मन को संतोष देने की कोशिश की। मेरी खींच बराबर बढ़ती जा रही थी। लेखक की खींच बढ़ती जा रही थी क्योंकि उससे वो क्वेश्चन करे जा रहा था। लेकिन माफ करना, मैं अब चलूंगा, काफी समय हो गया। जाओ, अपने कंधों को बिचकाते हुए उसने कहा, जाओ, लेकिन ये जान लो कि तुम खुद से अपने आप से भाग रहे हो। क्या बात कही उसने? तुम जाओ, लेकिन तुम अपने आप से भाग रहे हो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वहां चल दिया। वह बाग में ही टीले पर रुक गया। मैं चल दिया और बाग में टीले पर रुक गया। वहां से गोलगाल नजर आती थी जो अब बर्फ से चादर ताने थी। बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन करो, गोलगाल नजर आती थी जो बर्फ की चादर ताने थी, और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ की उस चादर पर सड़कों के काले फीते टके हों। सामने दूर तट से निस्तंभ और उदासी के में डूबे विस्तृत मैदान फैले हुए थे। यहाँ पर अंडरलाइन करो, वह वहीं पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गया और सुने मैदानों के ताकता हुआ सीटी की आवाज में एक अपरिचित गीत की धुन गुनगुनाने लगा। वो अजीब जो पाठक था वो बेंच पर बैठ गया पार्क के वहाँ। वो क्या दिखाएंगे राह हमको, जिसने खुद अपनी खबर नहीं। मैंने घूर कर उसकी ओर देखा, अपनी कोहनी को घुटने पर और ठोड़ी को हथेली पर टिकाए मुंह से सीटी बजाता। बच्चों टर्न योर पेज 54। वह मेरी ओर नजर जमाए हुए था और चांदी से चमकते हुए चेहरे पर उसकी नन्ही काली मूंछें फड़क रही थी। यह समझकर कि विधि का विधान है, मैंने उसके पास लौटने का निश्चय किया। अब लेखक वापस लौट गया था, वापस उसके पास आया। तेज कदमों से मैं वहां पहुंचा, उसके बराबर में बैठ गया जहां वो बैठा हुआ था विचित्र पाठक। लेखक भी वहीं आ गया। देखो, अगर हमें बात करनी है तो सीधे साधे ढंग से करनी चाहिए। लोगों को हमेशा सीधे साधे ढंग से बात करनी चाहिए। उसने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया, लेकिन यह तुम्हें भी मानना पड़ेगा। फिर वो अपनी बात पे आ रहा है, लेकिन हम खुद ठंडे और कठोर हो गए हैं, इसलिए हम किसी भी चीज में जोश या कोमलता लाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि जीवन की हमने रचना की वह नीरस बेरंग अनुभव है। जिस जीवन की हमने रचना की वो क्या है? नीरस बेरंग अनुभव है। जिस जीवन को हम कभी इतनी लगन और आवेश के साथ बदलने चले थे, उससे हमें कुचल और तोड़ डाला है। एक पल चुप रखकर उसने पूछा, क्यों? मैं ठीक कहता हूँ ना? हाँ, मैंने कहा तुम्हारा कहना ठीक है। क्या बोला? कि मैं
अभी बदरंग हो गया, उसको हमने तोड़ दिया है, तुम बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हो। अब पाठक बोला कि तुम बड़ी जल्दी मान लेते हो बात। तीखी हंसी हंसते हुए मेरे प्रतिवादी ने मेरा मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया और मैं पस्त हो गया। वह मुस्कुराता बोला, तुम जो लिखते हो, इसको अंडरलाइन करो बच्चों, तुम जो लिखते हो उसे हजारों लोग पढ़ते हैं। क्या बोला? तुम लेखक हो और जो तुम लिखते हो उसको हजारों लोग पढ़ते हैं। तुम किस चीज का प्रचार करते हो? और क्या तुमने कभी अपने से पूछा है कि दूसरों को सीख देने का तुम्हें क्या अधिकार है? कि तुम जब इस बात पर अमल नहीं करते हो, इस पर, तो तुम दूसरों को क्या सीख दे सकते हो? तुम्हें क्या अधिकार है? यहाँ तक अंडरलाइन करो बच्चों, तुम जो लिखते हो उसे तुम्हें क्या अधिकार है। जीवन में पहली बार मैंने अपनी आत्मा को टटोला और जांचा परखा। यहाँ पर लेखक को लगा कि पहली बार कि उसने उसकी जो अंतरात्मा थी उसको झकझोर दिया। हाँ, तो मैं किस चीज़ का प्रचार करता हूँ लोगों से करने के लिए? मेरे पास क्या है? क्या वे सब चीज़ें जिन्हें हमेशा कहा सुना जाता है, लेकिन जो आदमी को बदल कर बेहतर नहीं बनाती, उन विचारों और नीति वचनों का प्रचार करने में मुझे क्या हक है? वो बोल रहा है कि जो विचार आपके, जो नीतियाँ आपके लोगों को, जीवन को नहीं बदलती, तो तुम्हें क्या हक है? जिनमें न तो मैं यकीन करता हूँ न जिन्हें मैं लाता हूँ, उस आदमी को मैं क्या जवाब दूँ? मेरी बगल में बैठा है जो आदमी सत्यता से उसकी पहचान करा रहा था, उसने कहा मैं क्या जवाब दूँ? लेकिन उसने मेरे जवाब की प्रतीक्षा से ऊब कर फिर बोलना शुरू कर दिया। एक समय था जब धरती, लेखन, कला, विशारदों, जीवन और मानव हृदय के अध्येताओं और ऐसे लोगों से आबाद थी जो दुनिया को अच्छा बनाने में सर्वप्रबल आकांक्षा एवं मानव प्रकृति के गहरे विश्वास से अनुप्राणित थे। यानी पहले ऐसे लेखक थे जो जीवन में जो कुछ चाहते थे, जो कुछ थे वैसा ही लिखते थे। यानी जिस उद्देश्य पर जो जीवन जीते थे वही लोगों से आशा करते थे। वे अमर सच्चाइयों को अंकित करती हैं और उनके पन्नों में कभी मलिन न होने वाला सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। उनमें विचित्र पात्र जीवन के सच्चे पात्र हैं, क्योंकि प्रेरणा में उनमें जान है। उन पुस्तकों में साहस और दमकता हुआ गुस्सा और सच्चा प्रेम है। उसमें एक भी शब्द बढ़ती का नहीं, यानी झूठी हाँ नहीं करते। मैं जानता हूँ ऐसी ही पुस्तकों से अपनी आत्मा के लिए बच्चों पेज नंबर 55 पे आएंगे आप, पोषण ग्रहण किया है, फिर भी तुम्हारी आत्मा उसे पचा नहीं सकी। सत्य और प्रेम के बारे में तुम जो लिखते हो वह झूठा और अनुभूति शून्य प्रतीक होता है। जो तुम लिख रहे हो ना वो क्या है? झूठा है। लगता है जैसे शब्द जबरदस्ती मुंह से निकाले जा रहे हो। चंद्रमा की तरह तुम दूसरों की रोशनी से चमकते हो। जैसे चंद्रमा सूरज की रोशनी से चमकता ना, ऐसे तुम दूसरों की जो वाहवाही है उससे तुम ऊंचे उठ रहे हो। और ये रोशनी भी बुरी तरह मलिन है, ये परछाइयाँ खूब डालती है, लेकिन आलोक कम कर देती, रोशनी कम कर देती है, और गर्मी तो उसमें जरा भी नहीं है। असल में तुम खुद गरीब हो इतने कि दूसरों की ऐसी चीज नहीं दे सकते जो वस्तुतः मूल्यवान हो, और जब देते भी तो सर्वोच्च संतोष की इस सजग अनुभूति के साथ नहीं कि तुमने सुंदर विचारों और शब्दों की निधि से वृद्धि करके जीवन को संपन्न बनाया। यहाँ कह रहा है कि तुम ऐसी चीज किसे नहीं दे सकते हो जो मूल्यवान और देते भी हो तो तुम अपने सुंदर विचार नहीं दे सकते हो। तुम सूदखोरों और अनुभव के टुकड़ों का लेन देन करते हो ताकि तुम ख्याति के रूप में सूद बटोर सके। बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट।